वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर एग्जाम फाइटर्स फैमिली मेम्बर्स। साथियों, एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर हम सभी एवरीडे यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री की क्लासेस करते हैं और इसी कड़ी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या इसी का पॉपुलर नाम है मॉडले मिंटो सुधार अधिनियम। तो 1909 में एक पारित हुआ था, इसीलिए इसको भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा जाता है। लेकिन सवाल उठता है, इसे मॉडले मिंटो सुधार क्यों कहा जाता है? साथियों, 1909 में भारत राज्य सचिव जो थे उसका नाम मॉडले था और मिंटो उस दौर में भारत के वायसराय थे। तो भारत राज्य सचिव मॉडले और वायसराय मिंटो के नाम पर ही इस एक्ट का नाम मॉडले मिंटो सुधार 1909 पड़ा है। तो नाम क्यों था ये क्लियर हो गया। अब है कि इस एक्ट को पारित करने के लिए क्या कारण थे, इसका बैकग्राउंड क्या था। तो इसके कारण को अगर हम जानना चाहें तो थोड़ा फ्लैशबैक पे जाना होगा। याद कीजिए, 1905 में बंगाल का विभाजन अंग्रेजों के द्वारा कर दिया गया था। बंगाल का विभाजन करने का अंग्रेजों ने कारण भले ही प्रशासनिक बताया था, लेकिन ये रिसर्च से सामने आ चुका है। उनका जो विभाजन करने का कारण था वो मुख्य कारण था बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को कुचलना, हिंदू और मुसलमानों में जो एकता है उस एकता को तोड़ना, हिंदुओं को अलग मुसलमानों को अलग करना चाहते थे। और जब बंगाल विभाजन किया गया तो 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ उसके खिलाफ स्वदेशी आंदोलन उठ खड़ा हुआ, स्वदेशी आंदोलन। और ये स्वदेशी आंदोलन काफ़ी विशाल आंदोलन बनकर उभरा और यहाँ पर भी हिंदू प्लस मुसलमान ने मिलकर पार्टिसिपेट किया और आंदोलन को बखूबी आगे लेकर गए। इससे अंग्रेज चिंतित हो गए। अंग्रेज सोचने लगे कुछ नया रास्ता अपनाना होगा ताकि ये राष्ट्रवाद जो बढ़ते जा रहा भारत में उसे कमज़ोर किया जाए, तोड़ा जाए। इसी बात को लेकर एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी का नाम है अरुंडेल समिति। इसे आपको याद रखना चाहिए, अरुंडेल समिति। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अरुंडेल समिति बनाई गई थी इस समस्या के समाधान के लिए। तो अरुंडेल समिति ने सिफारिश किया कि एक एक्ट इस प्रकार का बनाया जाए, उसका ड्राफ्ट तैयार किया और अरुंडेल समिति के सिफारिश पर ही भारत परिषद अधिनियम 1909 बना। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, भारत परिषद अधिनियम 1909 किस समिति के सिफारिश पर बना है? तो अरुंडेल समिति। ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है। तो अभी हम लोग देख चुके इसके क्या कारण थे इस एक्ट को पारित करने के, इस एक्ट को किस समिति के सिफारिश पर पारित किया गया वो भी हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि इस एक्ट में मुख्य प्रावधान क्या क्या थे, इस एक्ट के मुख्य प्रोविजंस क्या क्या थे, क्योंकि प्रोविजंस जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्वेश्चन वहीं से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो विधान परिषद की सदस्य संख्या जो सब मिलाकर पहले 22 हुआ करती थी वह 69 हो गई, जो पहले 22 हुआ करती था वो 69 हो गई। तो 69 को भी यहाँ पे तोड़ के दिखाया गया है। 69 में क्या क्या था? तो पहला तो एक गवर्नर जनरल, यानी गवर्नर जनरल लिखा गया है लेकिन इसके बदले यहाँ वायसराय समझिए आप, क्योंकि उस समय वक्त भारत में वायसराय हुआ करते थे। गवर्नर जनरल का जो पद था वो तो 1858 के बाद ही खत्म हो गया था। 1858 के एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल को हटाकर वायसराय का पद क्रिएट किया गया था। तो एक हो गया वायसराय। इसके बाद एक उसके असाधारण सदस्य चुने जाते थे जो एक्सपर्ट होते थे लॉ के। इसके बाद 7 एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर होते थे और ये तीनों विंग जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो भी सदस्य आते थे वो नामित होते थे, नॉमिनेट होते थे। इनका निर्वाचन के माध्यम से ये नहीं आते थे, ये सारे नामित होते थे। ऐसे नामित करते थे वायसराय। तो ये तीनों सेक्शन जो है नामित का है, नॉमिनेट का है, नामित लोग थे और इसको वायसराय नामित करते थे तीनों सेक्शन में। जबकि यहाँ पे जो 60 अतिरिक्त सदस्य होते थे इनमें से कुछ शासकीय होते थे, सरकारी, और कुछ गैर सरकारी।
और जो गैर सरकारी होते थे उसमें बहुत से चुनाव से भी आते थे। इसी को अब हम लोग देखने वाले हैं। तो जो 60 अतिरिक्त सदस्य थे इसका हम लोग अलग अलग करके देखते हैं। आखिर ये 60 सदस्य कहाँ से आते थे, कौन होते थे ये 60 सदस्य, ये जानना जरूरी है। इन 60 सदस्यों में से को हम 2 टाइप में बांट सकते हैं। ये जो 60 सदस्य थे इसे 2 टाइप में सबसे पहले बांट सकते हैं कि पहला सरकारी और दूसरा गैर सरकारी या शासकीय और अशासकीय। और ये 60 में से 28 होते थे शासकीय और 32 अशासकीय, मतलब 28 सरकारी और 32 गैर सरकारी। यानी आपको दिख रहा होगा कि बहुमत तो यहाँ गैर शासकीय का है, अशासकीय का है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए, इसमें से 32 में से जो गैर सरकारी होंगे उसमें 5 मनोनीत होंगे और 27 आएंगे चुनाव से। तो ये मनोनीत की नियुक्ति कौन करेंगे, वाइसराय। इन मनोनीत को नियुक्त करेंगे वाइसराय। यानी इधर जो 28 शासकीय है इसकी नियुक्ति भी वाइसराय करेंगे, प्लस इसमें आप 5 जोड़ दीजिए, ये नॉमिनेट वाला भी उन्हीं की तरफ जाएगा। तो 28 और 5 33 हो गया, 33। तो 33 हो गए शासकीय में, मतलब वाइसराय के हैंडओवर में, वाइसराय के कंट्रोल में 33 मेंबर हो गए। और गैर सरकारी मेंबर जो होने थे उनकी संख्या कितनी हो गई, गैर सरकारी में 32 में -5 कर दीजिए बराबर 27। तो अब देखिए बहुमत किसके पक्ष में है, मेजॉरिटी किधर है, मेजॉरिटी यहाँ पे है, 33 है, यहाँ 27। यानी अब भी जो था गेम उनके पाले में था, वायसराय के पाले में था, अंग्रेजों के पाले में था, शासकीय वर्ग के पाले में था, और गैर शासकीय या अशासकीय के हाथ में अभी भी बहुमत नहीं आ पाया था। अब देखते हैं कि अशासकीय में से 32 जो होते थे मेंबर वो किस किस क्षेत्र से आते थे। तो ये जो 32 आते थे इसमें तो पहले ही बात कर चुके, 5 नॉमिनेट होगा और ये नॉमिनेट कौन करेंगे, वाइसराय। 5 को नॉमिनेट करेंगे वाइसराय, और जो 27 आएंगे बाद बाकी वो आएंगे चुनाव से। और उस चुनाव में भी 3 वर्ग कर दिया गया था, किन किन क्षेत्रों से आएंगे 27 मेंबर, इसका भी अलग अलग डिवीजन कर दिया गया था। ये 3 क्षेत्र थे, विशेष वर्ग के प्रतिनिधि स्पेशल कैटेगरी से 2, और साधारण चुनाव से 13 और श्रेणी चुनाव से 12। विशेष वर्ग से 2, साधारण चुनाव से 13 और श्रेणी चुनाव से 12। और याद रखना है यहाँ भले आपको चुनाव दिख रहा है सब जगह, लेकिन ये चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होते थे, ये सारे चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब जनता नहीं चुनती थी, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों में से आपस में चुनती थी। अप्रत्यक्ष प्रणाली के माध्यम से इन सारे 27 मेंबर्स का चुनाव होता था। तो 27 मेंबर्स में विशेष वर्ग के प्रतिनिधि कितने होते थे, 2, साधारण चुनाव के 13 और श्रेणी चुनाव के 12। और इस श्रेणी चुनाव में भी 2 वर्ग था। श्रेणी चुनाव विभिन्न श्रेणी में बांटा था इसको, 2 श्रेणियों में, पहला भूपति में बांटा था, दूसरा मुस्लिम में बांटा था, और दोनों को 6-6 सदस्य चुनने का अधिकार था। यानी मुस्लिम लीग जो डिमांड करती थी मुसलमानों के लिए कुछ विशेष सुविधा दी जाए, यहाँ पे वो फुलफिल होता हुआ दिख रहा है। मुस्लिम चुनाव क्षेत्र के लिए 6 जो स्थान का प्रोविज़न किया गया था, ये इससे मुस्लिम लीग जो है खुश हो गई, मुस्लिम लीग एक तरह से संतुष्ट हुई इससे। तो ये था कि जो परिषद था, परिषद में क्या चेंजेज हुआ और उसके जो सदस्य चुने जाने थे उसका किस प्रकार हम लोग एक एक करके विभाजन करके देखे कि कौन से जो सदस्य थे कहाँ से आने वाले थे। तो इसके बाद ही इस जो एक्ट का सबसे बड़ा, सबसे जो महत्वपूर्ण इस एक्ट में प्रोविज़न था वो था मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली। तो हमें ये जानना होगा पृथक निर्वाचन प्रणाली क्या होती है। साथियों,
पृथक निर्वाचन प्रणाली को बड़े ही साधारण शब्दों में समझिए कि मान लीजिए किसी चुनाव क्षेत्र में 100 लोग हैं, 100 लोग हैं, 100 में से 80 है हिंदू और 20 है मुस्लिम। तो ये जो 20 मुस्लिम है, ये 20 मुस्लिम है, अगर इलेक्शन होगा तो ये 20 मुस्लिम ही यहाँ पर जो उम्मीदवार होने वाला होगा, ये मुस्लिम वर्ग से ही चुना जाएगा। मुस्लिम, अगर ये क्षेत्र मान लीजिए जेड क्षेत्र या ए क्षेत्र, इसको मान लेते हैं ए क्षेत्र है, ए विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से अगर कोई इसे पृथक निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत इस क्षेत्र को अगर शामिल कर लिया जाता है तो यहाँ का जो उम्मीदवार होगा वह कौन होगा? एक मुस्लिम होगा, और उसे जो वोट देगा वोटर भी मुस्लिम होगा। यानी ये जो 80 लोग हैं ये वोट में भाग नहीं लेंगे और ना ही उम्मीदवार बन सकेंगे। मतलब अगर 100 लोग हैं कहीं पर और 80 लोग अगर मुस्लिम हैं, 20 लोग हिंदू हैं, तो यहाँ अगर ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत ये क्षेत्र का चयन हो जाता है तो इस क्षेत्र में जो उम्मीदवार होंगे वह भी मुस्लिम होंगे और जो वोट करेंगे वह भी मुस्लिम होंगे, और जो गैर मुस्लिम होंगे वो वोट भी नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल सा इसका अर्थ समझ गए होंगे आप लोग। तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली या पृथक निर्वाचन प्रणाली इस एक्ट के माध्यम से लागू की गई। ये सबसे बड़ा प्रोविजन था इस एक्ट का। इससे बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पृथक निर्वाचन प्रणाली या सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम के माध्यम से लागू की गई? तो 1909 के अधिनियम के माध्यम से। इसके साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया इसमें कि गवर्नर जनरल यानी वायसराय के कार्यकारिणी में एक भारतीय को नियुक्त किया गया। वायसराय के कार्यकारिणी में एक भारतीय को नियुक्त किया गया पहली बार। वो भारतीय कौन थे? एसपी सिन्हा, एसपी सिन्हा यानी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में पहली बार एक भारतीय को नियुक्त किया गया 1909 के अधिनियम से, और पहले भारतीय जो कि इस कार्यकारिणी के सदस्य बने वो थे कौन? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार जो भारत राज्य सचिव होते थे, यानी उस वक्त जो मॉर्ले थे, तो भारत राज्य सचिव का एक काउंसिल होता था 15 सदस्य। राज्य सचिव का एक काउंसिल होता था जिसमें कि 15 मेंबर होते थे। 1858 के अधिनियम से हम लोग जानते हैं। इस 15 में से दो भारतीय होने का प्रावधान भी इसी एक्ट के माध्यम से किया गया। और वो जो 2 भारतीय पहली बार इस पद पर नियुक्त हुए उसका नाम था केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। इसका नाम को आप लोग नोट कर लें, केसी गुप्ता और बिलग्रामी, सैयद हुसैन बिलग्रामी। इसे कहाँ शामिल किया गया? 15 सदस्यीय परिषद जो कि राज्य सचिव का हुआ करता था। राज्य सचिव पहली बार 2 जगह भारतीयों को मौका मिला। कहाँ? पहला मौका मिला वायसराय के कार्यकारिणी में 1 सदस्य, और जो भारत राज्य सचिव है उसके परिषद में 2 सदस्य। 2 ही पद सबसे बड़ा होता था। लंदन में जो होता था भारत राज्य सचिव और उसका परिषद में 15 लोग होते थे। तो उनके 15 लोगों में से 2 भारतीय होंगे, और वो 2 भारतीय कौन कौन पहली बार नियुक्त हुए? केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। इन 2 लोगों को नियुक्त किया गया। तो और दूसरा वायसराय के कार्यकारिणी में एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन इस एक्ट के माध्यम से किया गया। इसके साथ ही इसमें बहुत ही बड़ा परिवर्तन ये किया गया, अब जो बजट होगा तो बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। बजट पर बहस करने का अधिकार दिया। इसके साथ ही अगर आपको कहीं असंतुष्टि है आप पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं, पूछने का अधिकार दिया गया। बहस करने का दिया और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। लेकिन इस एक्ट में मत देने का अधिकार संपूर्ण रूप से नहीं दिया गया।
मत देने का अधिकार कि ये वो बजट अच्छा है या खराब है, इसके पक्ष या विपक्ष में मतदान करने का अधिकार इस एक्ट के माध्यम से नहीं दिया गया, लेकिन सीमित रूप से कुछ क्षेत्रों में मतदान करने का भी अधिकार दिया गया था, लेकिन अधिकांशतः नहीं ही था। नहीं, अधिकांशतः इसको नहीं मान सकते आप, मतदान देने का अधिकार नहीं दिया गया था। तो ये इस एक्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स थे उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण कथन है। यह जो महत्वपूर्ण एक्ट पारित किया गया, इसको लेकर हमारे देश और अंग्रेजों के द्वारा भी कुछ कथन, कुछ स्टेटमेंट हैं, उसे हमें याद रखना है, क्योंकि ये भी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। जब एक्ट को पारित किया गया, तो जो भारत राज्य सचिव मॉर्ले थे, मॉर्ले ने मिंटो को लिखा, मतलब भारत राज्य सचिव ने भारत के वायसराय को लिखा था पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके हम नाक के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा। यानी जो पृथक निर्वाचन मंडल का व्यवस्था मुसलमानों के लिए हम लोग कर रहे हैं, वह एक नाक का दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। आपसे ये पूछा जाएगा ये कथन किसका है, तो मॉर्ले का कथन है। उसने मिंटो को ये चीज़ लिखा था। इसी तरह के.एम. मुंशी, जाने माने विद्वान, उन्होंने कहा इस एक्ट ने भारत में उभरते प्रजातंत्र का गला ही घोट दिया। आपसे पूछेगा किसने कहा 1919 के एक्ट के मक को कि भारत में उभरते प्रजातंत्र का गला ही घोट दिया, तो के.एम. मुंशी ने। इसी प्रकार गांधी जी ने इस एक्ट के बारे में कहा था, इससे सर्वस्व नाश करने वाला एक्ट कहा, सब कुछ नष्ट करने वाला एक्ट कहा, सर्वस्व नाश करने वाला एक्ट किसने कहा? गांधी जी ने। ये सारे स्टेटमेंट हमें याद रखना है, एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछे जाते हैं। इसके साथ ही इस एक्ट को हितैषी निरंकुशवाद की संज्ञा भी दी जाती है। आपसे पूछेगा हितैषी निरंकुशवाद किस एक्ट को कहा जाता है, तो 1909 के एक्ट को कहा जाता है। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं रिकॉल करके स्टार्टिंग से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से। सबसे पहले पूछेगा 1909 के भारत परिषद अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो मॉर्ले मिंटो। आपसे ऐसा उल्टा भी पूछा सकता है, मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब पारित किया गया? 1909 में। या मॉर्ले मिंटो सुधार का दूसरा नाम क्या है? भारत परिषद अधिनियम 1909। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, विधान परिषद की सदस्य संख्या कुल कितनी कर दी गई? 69। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी कर दी गई? 69। इसके बाद अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी विधान परिषद में? 60। विधान परिषद के 60 सदस्यों में थे शासकीय यानी सरकारी सदस्य कितने होने थे? 28। और गैर सरकारी सदस्य कितने होने थे? 32। इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है फैक्चुअल में। इसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि श्रेणी चुनाव मंडल में कुल कितने सदस्यों का चुनाव होता था? तो 12। इसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है, श्रेणी चुनाव मंडल में मुस्लिम लीग यानी मुसलमानों के लिए कितने क्षेत्र आरक्षित थे? तो 6। इसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस एक्ट के माध्यम से पृथक निर्वाचन मंडल का व्यवस्था लागू किया गया? तो पृथक निर्वाचन प्रणाली पहली बार लागू किस एक्ट के तहत किया गया? 1909 के तहत। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो एसपी सिन्हा। कौन थे ये? वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय। इसलिए एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग याद रखिएगा। वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय एसपी सिन्हा। या तो आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में
पहली बार किस एक्ट के तहत एक भारतीय को भी नियुक्त किया गया? तो एसपी सिन्हा को 1909 के अधिनियम से। इसी प्रकार आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस एक्ट के तहत भारत परिषद, किस एक्ट के तहत भारत परिषद जो कि लंदन में होता था, भारत परिषद में 2 भारतीयों को नियुक्त करने का प्रावधान किया गया। भारत परिषद में 2 भारतीयों को नियुक्त करने का प्रावधान किया गया। किस एक्ट के तहत? तो 1909 के अधिनियम के साथ। भारत परिषद में टोटल कितने लोग होते थे? 15। 15 में से 2 अब भारतीय हो गए। और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, भारत परिषद जो बना 2 भारतीयों को, भारत परिषद में किन 2 भारतीय सदस्यों की नियुक्ति हुई 1909 के अधिनियम के तहत? तो वो 2 लोग कौन थे? पहला बिलग्रामी, सैयद हुसैन बिलग्रामी, और दूसरा थे केसी गुप्ता। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, सैयद हुसैन बिलग्रामी और केसी गुप्ता 2 पहले व्यक्ति थे जो कि भारत परिषद में 15 सदस्यीय लोगों में से नियुक्त हुए थे। इसके साथ ही आपसे ये भी पूछा सकता है, बजट पर बहस करने और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया? तो 1909 के अधिनियम के तहत। इसके साथ ही आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके हम नाक, यह कथन किसका है? पृथक निर्वाचन करके हम नाक के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा, कथन किसका है? तो मॉर्ले का। इसी पर किसने कहा कि 1909 के एक्ट ने भारत में उभरते प्रजातंत्र का गला ही घोंट दिया है? किसने कहा है? तो के.एम. मुंशी ने कहा है। इसी प्रकार किसने कहा है 1909 के एक्ट ने सर्वनाश करने वाला एक्ट है? 1909 का एक्ट सर्वनाश करने वाला एक्ट है, किसने कहा है? तो गांधी जी ने कहा है। इसके साथ ही आपसे लास्ट में ये भी पूछा जा सकता है, किस एक्ट को हितैषी निरंकुशवाद की संज्ञा भी दी जाती है? तो वो एक्ट हमारा कौन है? 1909 का अधिनियम। तो अभी हम लोग देख रहे थे कि 1909 के भारत शासन अधिनियम से क्या क्या प्रश्न बन सकते थे, और सारे प्रश्न का हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, जो कि हम लोग पढ़ेंगे 1919 का अधिनियम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।